हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार कोटा। तो बच्चों कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों की क्लासेस हो चुकी हैं स्टार्ट, है ना। आप लोग 11th में आ चुके हैं और हम लोग 11th से अब स्टार्ट करने वाले हैं। और 11th में आज हम लोग जो मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको, वो बेसिकली केमिस्ट्री की सारी कहानी है। जैसा कि आप लोगों ने चैप्टर का नाम देख लिया होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये केमिस्ट्री से रिलेटेड ही लेक्चर है। अच्छा, केमिस्ट्री से रिलेटेड आपको थोड़ी सी मैं इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। लाइक केमिस्ट्री में जब तक हम लोग 9th-10th में पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। लाइक वहाँ पर हमारे लिए सब कुछ सेम चलता है, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। लेकिन जैसे ही हम लोग क्लास 11th में मूव करते हैं तो जो केमिस्ट्री अब हमारे पास 3 सेक्शंस में बढ़ चुकी होती है। 3 सेक्शंस में आपके पास पहले आ जाती है फिजिकल, फिर आ जाती है ऑर्गेनिक और फिर आ जाती है इनऑर्गेनिक। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनिक की, तो जैसा सब जानते हैं ऑर्गेनिक मतलब कार्बन और उसके रिश्तेदारों की बातें चलती हैं कि कार्बन के कितने रिलेटिव्स हैं और उन सब रिलेटिव्स के जानकारी ली जाती है, उनका नेचर देखा जाता है, मतलब फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। जब हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक की, तो कार्बन को हटा के जितने भी एलिमेंट्स बचते हैं आपके पास, उनके रिश्तेदारों की बात की जाती है, मतलब उनके कंपाउंड्स की बात की जाती है और काफी सारी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज उनकी पढ़ते हैं। और फिर बात आ जाती है आपके पास तीसरी फिजिकल केमिस्ट्री की। तो फिजिकल केमिस्ट्री में हम किसी की भी रिश्तेदारों के बारे में बात नहीं करते हैं। बेसिकली जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के अंदर आप लोग रिएक्शंस देखते हैं, जो रिएक्शंस चल रही होती हैं, उन्हीं के बारे में हम जानना चाहते हैं कि यार उन रिएक्शंस में प्रोडक्ट कितना बनेगा, क्या बनेगा, किस रेट से बनेगा, या फिर बनेगा या नहीं बनेगा, है ना। अलग अलग कंडीशंस की कहानियां होती हैं और अलग अलग चैप्टर्स के नाम हो जाते हैं हमारे पास में यहाँ पर। लाइक अगर हम बात करते हैं क्लास 11th की, तो क्लास 11th में आपके पास सबसे पहला चैप्टर और सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है वो है मोल कंसेप्ट। हाँ, मोल कंसेप्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप लोगों को लग रहा है क्या है, एक नंबर ही तो है, उसी में तो खेलना है। बेटा जी, वो जो नंबर है ना, वही आपके नंबर घटा भी सकता है और वही नंबर आपके नंबर बढ़वा भी सकता है अगर आपके बेसिक्स और इस चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़ा है। ठीक, मोल कंसेप्ट से ऑब्वियसली क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। हमारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वहां पर क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। प्लस अगर क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलते हैं तो इसका यूज केस बहुत बड़ा है। मतलब आप इसको फिजिकल तो कर ही रहे हो यूज, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक के अंदर भी काफी ज्यादा यूज करने वाले। ठीक है, काफी सारी चीजें जो है हमारे पास में। आज का पहला लेक्चर है तो बिल्कुल बेसिक्स पे सारी बातें चलने वाली है ना। और इसके अलावा मैं अपने बारे में बता देता हूं। तो भाई, जैसा मेरा नाम है मोहित सिंह और मैं पहले काफी समय से पहले बंसल क्लासेस में पढ़ाता था और अब मैं आ चुका हूं एटीपी स्टार कोटा के अंदर। ओके, चलो तो आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं विद फिजिकल केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर, दैट इज मोल कंसेप्ट। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर होने वाला है। अच्छा, इसके अलावा नोट्स की मैं आप लोगों को थोड़ी सी बात बता देता हूं कि नोट्स के लिए आपको तीनों जो सब्जेक्ट हैं, मतलब मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री नहीं, केमिस्ट्री के जो तीनों पार्ट है उनकी एक नोटबुक अलग अलग बनानी है। एक फिजिकल की होनी चाहिए, एक ऑर्गेनिक की और एक इनऑर्गेनिक की होनी चाहिए। और जो भी चीज यहां पर बोर्ड पर लिखी हुई है वो आपकी नोटबुक के अंदर होना चाहिए, चाहे फिर वो क्वेश्चन हो, चाहे फिर वो थ्योरी हो, चाहे फिर वो बहुत छोटा सा पॉइंट हो जो हंसी मजाक में मैंने लिख दिया हो, लेकिन आपकी नोटबुक के अंदर वो होना चाहिए ही चाहिए। आप लोगों को ऐसा क्यों? क्योंकि वो रिवीजन के दौरान बहुत ज्यादा काम है, इसीलिए आपकी नोटबुक के अंदर होना चाहिए। बाकी मैं धीरे धीरे आप लोगों को फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में और बताता जाऊंगा कि कैसे इस सब्जेक्ट में डील करते हैं, क्या एक प्रॉब्लम्स रहती हैं जो फिजिकल केमिस्ट्री में आती हैं, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा और समय देना पड़ेगा। चलिए, तो टाइम ना वेस्ट करते हैं, फटाफट से कॉपी पेन उठा लो और स्टार्ट करते हैं विद मोल कंसेप्ट। और मोल कंसेप्ट में आज मतलब स्टार्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली मैं थोड़ा सा बेसिक पे जाऊंगा जो आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो। ठीक है, तो कुछ ज्यादा नया नहीं होने वाला है, लेकिन कुछ और बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहली बेसिक टर्म आपके पास में, आपके सामने एक फोटो देखने को मिल रही है, इसको आपने काफी बार देखा होगा। ये होता है एक एटम। ठीक, तो एटम के बारे में हम सब जानते हैं। एटम में एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स चारों ओर घूमते रहते हैं, है ना। ऐसा ही हमने कहीं पढ़ा है, ऑर्बिट्स के अंदर घूमते रहते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स के अंदर घूमते रहते हैं। लेकिन अगला जो चैप्टर है मोल कंसेप्ट के बाद वाला एटॉमिक स्ट्रक्चर, आपको लगेगा ये गलत है। एक्चुअली में वहां जाके चीजें गलत होती हैं, लेकिन फिलहाल अभी चलते हैं हम लोग यहीं पर। तो एटम के बारे में अगर मैं बताऊं तो एटम होता क्या है, अगर आपसे मैं बहुत बेसिक सी डेफिनेशन पूछूं तो एटम क्या है? क्या एटम बस इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन का कॉम्बिनेशन, दैट्स इट? क्या एटम यही है? या फिर अगर मैं एक प्रॉपर एक सिंगल लाइन डेफिनेशन जानना चाहूं तो क्या हो सकता है? तो आप लोग बता सकते हो या सोच सकते हो? चलो मैं बता देता हूं। सो बेसिकली एटम क्या होता है? एटम इज लाइक, यू कैन से दिस इज द स्मॉलेस्ट unit which is indivisible। ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट विच इज
indivisible of an atom। तो एटम क्या होता है? एटम बेसिकली एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, एक एलिमेंट की, है ना, एक एलिमेंट की, नॉट एटम, सॉरी माय मिस्टेक, यहां पर एटम नहीं आएगा, यहां पर आपके पास एलिमेंट आएगा। एक एलिमेंट की सबसे छोटी यूनिट होती है जिसको आप डिवाइड नहीं कर सकते हो। तो अब आपके सवाल मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर आपने ये जो बात बोली है लास्ट वाली, जिसको आप डिवाइड नहीं कर सकते हो, सर अब तो एटम डिवाइड हो ही जाता है ना। आप लोगों ने काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स देखे होंगे, न्यूज़ पढ़ी होगी, टीवी अगर कभी देखते हो, कुछ काम की चीज अगर उस पर देखते हो, डिस्कवरी उठा के देखते हो, जहां पर थोड़ी साइंस की बातें चलती है ना, तो वहां पर आप लोगों ने जरूर देखा होगा कि ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, काफी कुछ ज्यादा समय नहीं, शायद 10 साल पहले हुआ था ऐसा कुछ, जहां पर बहुत सारी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था और उसमें एटम को तोड़ा गया था और फिर गॉड पार्टिकल का क्रिएशन हुआ था, अगर आपने सुना हो तो। ठीक है, तो बेसिकली एक एटम को तोड़ा तो जा ही सकता है, हाँ बिल्कुल तोड़ा जा सकता है, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। तो सर आपने तो फिर लिख रखा है इनडिविजिबल या अनडिविजिबल, जो भी बोलना है अंग्रेजी में आप लोग देख लीजिएगा, है ना, तो फिर आप तो तोड़ रहे हो, मतलब ऐसे तो एटम टूट चुका है, फिर आप ये बात कैसे बोलते? देखो एक चीज समझना, हम इंसान है ना, हम इंसान है। अगर मैं आपको बहुत बेसिक सी चीज बोलता हूँ, अगर मैं आपको एक हड्डी पकड़ा देता हूँ, है ना, एक बोन, जो स्केलेटन होता है हमारा, स्केलेटन आप लोगों ने सबने देखा होगा, स्केलेटन जिसपे कुछ नहीं होता है, जिसपे कोई मांस नहीं होता, कुछ नहीं होता है, सिर्फ हड्डियां होती है ना, सिर्फ हड्डियां होती है। क्या आप उस स्केलेटन को देख के ये बता सकते हो कि वो स्केलेटन किस आदमी का था? क्या आप उस स्केलेटन से पहचान कर सकते हो वो किस आदमी का था? है ना, सीआईडी पे ना जाए कि पूरा स्ट्रक्चर बना लिया, वैसा ना सोचे। क्या आप स्केलेटन को देख के बता सकते हो किस आदमी का था? नहीं था। मैं अगर आपके सामने स्केलेटन वाली सिर्फ खोपड़ी को ला के रख दूं तो आप बता सकते हो? सर आप कैसी बातें कर रहे हो, डरा रहे हो, नींद नहीं आएगी रात में, मतलब कहने की बात है। अगर रख दूं तो पहचान पाओगे? नहीं पहचान पाओगे। तो अब आप सोच के देखो मैंने बात क्या कही है, पहचान नहीं पा रहे ना। क्यों नहीं पहचान पा रहे? क्योंकि उसके ऊपर कोई मांस नहीं है, कोई टिश्यूज नहीं है, कोई एक प्रॉपर फेस नहीं है जिससे हम पहचान कर पाए। तो भाई ये कहानी एटम की भी वही है। जब आपने एक एटम को तोड़ दिया, जब आपने एक एटम को तोड़ दिया तो उसमें से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या हो चुके हैं? अलग। अब हर एलिमेंट के अंदर नंबर बदलता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का, लेकिन दिखते तो सारे एक जैसे ही हैं। पॉइंट समझे? दिखते तो सारे एक जैसे ही हैं। तो वही वाली कहानी यहां पर जो स्केलेटन में थी। जब आपका स्केलेटन से आप नहीं पहचान पा रहे हो, तो जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन देखोगे या न्यूट्रॉन देखोगे तो पॉइंट कर दोगे ये हाइड्रोजन का जा रहा है, नहीं वो ऑक्सीजन का जा रहा है। अरे नहीं बोल पाओगे यार, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो शक्ल है वो सेम होती है। इसीलिए एटम को जब आप डिवाइड करते हो तो जो अपना एलिमेंट है वो अपनी आइडेंटिटी को खो देगा, या फिर रादर आप बोलो जो एटम है अपनी आइडेंटिटी को क्या कर देता है? खो देता है। बात समझ में आ गई? एटम बेसिकली लूजेस इट्स आइडेंटिटी ऑन डिवीजन। इसीलिए एटम को बोला जाता है कि अनडिविजिबल है या इनडिविजिबल है, क्योंकि अगर आपने उसको डिवाइड कर दिया, आपने उसको फर्दर ब्रेक कर दिया तो फिर उसकी पहचान नहीं रह जाती। ठीक है, तो ये होता है बिल्कुल सिंपल सी कहानी एटम की। बाकी इसके बारे में अपन और ज्यादा डेप्थ में पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर। चलो नेक्स्ट, अगली बेसिक डेफिनेशन जो आती है हमारे पास, आती है मॉलिक्यूल की। यार ये बड़ी है ना चर्चा वाली डेफिनेशन, मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा चर्चा वाला। क्या आप लोग, मुझे यहां पर कुछ बने हुए हैं, मैं समझ रहा हूं आप भी समझ गए होंगे कि मॉलिक्यूल होते हैं, लेकिन मेरा एक ही सवाल है, क्या आप मुझे मॉलिक्यूल की एक बेसिक सी डेफिनेशन बता सकते हो कि मॉलिक्यूल की बेसिक सी डेफिनेशन क्या होती है? बिल्कुल बेसिक, है ना, बिल्कुल बेसिक सी जो डेफिनेशन है वो क्या होती है एक मॉलिक्यूल की? तो काफी सारों के दिमाग में एक ही चीज आई होगी, ग्रुप ऑफ एटम्स, है ना, ग्रुप ऑफ एटम्स बेसिकली मॉलिक्यूल होता है। चलो मैं थोड़ा सा इसको ना अपर साइड पे लेके जाता हूं। यहां पर मैं लिख रहा हूं ग्रुप ऑफ एटम्स, ग्रुप ऑफ एटम्स which is electrically neutral, which is electrically neutral and is okay and is formed by covalent बॉन्ड। और एक और लाइन में, थोड़ी सी एक और लाइन में ऐड कर रहा हूं, एंड हैविंग इंडिपेंडेंट
यहां पर ये सबसे ज्यादा खतरनाक हो जाता है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ठीक है, ये आपके पास में मॉलिक्यूल की प्रॉपर डेफिनेशन होती है। मतलब जनरली जो डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी होती है वो सिर्फ इतनी होती है, मतलब ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल भी नहीं होता है, ये भी हम लोगों ने बहुत कम पढ़ी होती है। हम सिर्फ पढ़ लेते हैं ग्रुप ऑफ एटम्स की एक मॉलिक्यूल हो गया। ठीक है, पहली चीज तो आपको ये समझना है कि ग्रुप ऑफ एटम्स, अब ये जो एटम्स है वो सेम टाइप के भी हो सकते हैं और अलग टाइप के भी हो सकते हैं। CO2 में अलग टाइप के होते हैं, O3 और O2 के अंदर सेम टाइप के होते हैं। तो ये चीजें इस पे लड़ाई ना करें कि सेम होंगे डिफरेंट होंगे, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, सेम टाइप भी होगा और डिफरेंट टाइप भी हो सकता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना चाहिए। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मतलब उस पे किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं होना चाहिए। कैसे सर? अगर मान लो मैं आपके सामने इसकी फोटो बनाता हूं, फोटो तो क्या ही बनाऊंगा मैं, अगर आपके सामने लिख देता हूं SO4 2-, या फिर मैं आपके सामने लिख देता हूं और बोलो तो PO4 3-, है ना, इस तरीके के अगर मैं स्पीशीज लिख देता हूं तो क्या आप मुझे बता सकते हो ये मॉलिक्यूल है? क्या ये मॉलिक्यूल है? अपने आप से सवाल पूछो, क्या ये मॉलिक्यूल है? अरे यहां डेफिनेशन देखो, लिखा हुआ है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना बहुत ज्यादा जरूरी है भैया, समझ गए? यहां पर चार्ज, और जब चार्ज होगा ना तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं रह जाएगा। तो ये क्या है सर? इनको हम लोग प्यार से, बड़े प्यार से बोलते हैं ये आयंस। ठीक है, ये आपके पास में क्या होते हैं? ये होते हैं आयंस। क्लियर है क्या? ये आपके पास क्या होते हैं? आयंस होते हैं। तो फिर मॉलिक्यूल, कुछ तो फोटो सामने आपको दिख ही रही है ना, मॉलिक्यूल। अच्छा, और आगे बढ़ते हैं। इज फॉर्म्ड बाय कोवेलेंट बॉन्ड, इज फॉर्म्ड बाय कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा जी, इस कोवेलेंट बॉन्ड का भी चक्कर समझाते हैं आपको। जैसे मैंने लिखा NaCl, काफी सारे तो आप समझ गए होंगे, ऑरेंज से लिखा है मतलब कुछ गड़बड़ है, ऑरेंज से लिख रहा है कुछ गड़बड़ है, इसका मतलब मैंने लिखा NaCl। अब आप मुझे ये बता सकते हो कि जो ये NaCl है, जो ये NaCl है, क्या ये NaCl आपके पास एक मॉलिक्यूल होगा या नहीं होगा? बता सकते हो क्या ये NaCl आपके पास मॉलिक्यूल होगा या नहीं होगा? बहुत सारों के मन में आता है हाँ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, बिल्कुल है। कोवेलेंट बॉन्ड, ओ यही दिक्कत आ गई। हाँ पकड़ में आ गया। ये क्या है? एक आयनिक कंपाउंड है, क्योंकि इसके अंदर जो बॉन्ड्स होते हैं वो कौन से होते हैं भाई? आयनिक होते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है, दो चार्ज के बीच में एग्जिस्ट करने वाला अट्रैक्शन होता है। तो ये तो कौन सा है? आयनिक। इसका मतलब ये भी मॉलिक्यूल नहीं है। और हैविंग इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। अब इसका क्या लोचा है? इसका क्या लोचा है समझना। आप लोगों को डायमंड के बारे में सबको पता होगा, है ना। डायमंड के बारे में आप सब जानते होंगे कि जो डायमंड होता है, लाइक चलो डायमंड पे नहीं जाते, थोड़ा सा मैं इधर लाता हूं। SiO2, इसको जानते हो? इसको जानते हो? इसको जानते हो? घर में रहते हो? बिल्कुल घर में रहते हैं सर। घर में रहते हो तो जो दीवारें बनी हुई हैं सीमेंट के साथ क्या मिलाया जाता है भाई मेरे? वो सोच रहा पानी मिलाते हैं। अरे पानी तो मिलाते हैं, पानी के साथ और क्या मिलाते हैं? पानी के साथ रेती मिलाते हो। सिलिका इज बेसिकली रेती। ये आपके पास होता है सिलिका। ये क्या होता है? सिलिका। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्या ये जो सिलिका आपको देखने को मिल रहा है, जिसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, क्या ये एक मॉलिक्यूल है? क्या ये मॉलिक्यूल है? आप लोग सोच रहे होंगे हाँ सब चीजें तो फॉलो हो रही है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, कोवेलेंट बॉन्ड से बनता है। लास्ट लाइन लफड़ा दे गई, हैविंग इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ये सबसे खतरनाक लाइन आ जाती है। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है मेरे भाई? अगर आप सिलिका का स्ट्रक्चर देखते हो, मैं बना रहा हूं आपके सामने, आपने नहीं देखा होगा मुझे पता है, मैं इसीलिए बना रहा हूं। अगर आप सिलिका का स्ट्रक्चर देखते हो तो सिलिका का है ना स्ट्रक्चर गुथा हुआ जाल है। इस तरीके से सिलिका का जो स्ट्रक्चर है ना वो एक गुथा हुआ जाल है। गुथा हुआ जाल का मतलब क्या होता है सर? गुथे हुए जाल का मतलब होता है दिस इज अ नेटवर्क स्ट्रक्चर। ये क्या होता है आपके पास में? एक नेटवर्क स्ट्रक्चर। नेटवर्क स्ट्रक्चर की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि मैं इसमें से एक SiO2 की यूनिट को अलग नहीं कर सकता हूं। मतलब अगर मुझे सिर्फ एक SiO2 चाहिए तो एक SiO2 नहीं आएगा, बहुत सारे SiO2 आएंगे। दिस इज कॉल्ड इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस। इसी को बोला जाता है क्या? इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। समझे कहानी? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है? ये होता है जैसे हमारी होती है, हम सबकी एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है।
लेट सपोज करो तुम में से किसी का नाम राहुल है, बहुत सारे राहुल खड़े हुए थे, राहुल को बुलाया, बहुत सारे आ गए, फिर पीछे से सरनेम हटाया, मतलब पीछे सरनेम लगाया, कुछ कम हो गए, फिर थोड़े और चीजें गए, तो ऑब्वियसली आप लोग अपनी एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रख रहे हो। हर किसी की एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है, लेकिन इसकी नहीं होती है। मैं यहां पर एक SiO2 का जो मॉलिक्यूल है उस यूनिट को बाहर नहीं निकाल सकता हूं, क्योंकि वो बंधा हुआ है। आएंगे तो बहुत सारे आएंगे, अकेले नहीं आएंगे, है ना। वो डायलॉग वाला याद आ गया होगा आपको, रजनीकांत वाला, झुंड में तो, है ना, वही वाली कहानी है। तो आएंगे तो बहुत सारे आएंगे, अकेले नहीं आएंगे, तो इसीलिए ये मॉलिक्यूल नहीं होता है। तो फिर मॉलिक्यूल कौन से होते हैं? अगेन यार मैंने सामने एग्जांपल लिख रखे हैं, CO2 हो गया, O3 हो गया, O2 हो गया, इसके अलावा और चाहिए तो लो मैं लिख देता हूं, NH3 हो गया। जो ये सफेद सफेद से लिख रहा हूं ना, यही मॉलिक्यूल्स हैं, बाकी सारे नहीं है। अमोनिया हो गया आपके पास में, और क्या हो गया, H2SO4 हो गया, N2 हो गया, F2 हो गया, Cl2 हो गया, Br2 हो गया। अच्छा, मॉलिक्यूल के लिए ये मत बोलना सर सॉलिड लिक्विड गैस, कोई फर्क नहीं पड़ता है, स्टेट से डिफाइन नहीं करोगे, सॉलिड लिक्विड गैस से डिफाइन नहीं करोगे, किससे डिफाइन करोगे? ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है इसी से डिफाइन होगा, है ना। थोड़ा सा अच्छा सा लग रहा होगा अब आपको कि हाँ कुछ कम पढ़ा था, है ना, मॉलिक्यूल के बारे में कम पढ़ा था, अब थोड़ा सा लग रहा है, अच्छी बात। चलो ठीक है, तो ये होती है आपके पास मॉलिक्यूल। बोर्ड पे जितना लिखा हुआ है उतना कॉपी करना ही है, बोर्ड पे कुछ ऐसा ना रह जाए, मतलब लिखना सब कुछ है। आप में से काफी सारों के मन में सवाल आ रहा होगा, स्ट्रक्चर वक्चर, इन स्ट्रक्चर को अभी गोली मार दो, केमिकल बॉन्डिंग नामक एक चैप्टर है, जब वो पढ़ोगे सब स्ट्रक्चर समझ में आ जाएंगे, अभी गोली मार दो स्ट्रक्चर को, ठीक है, सिर्फ लिख लो O2 O3 और CO2 इस तरीके से। ओके, चलो नेक्स्ट टर्म पे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट टर्म पे बढ़ जाते हैं। तो नेक्स्ट टर्म आपके पास में आ जाती है, अगली टर्म्स जो आती है वो आती है आइसोटोप्स और आइसोबार्स, है ना, आइसोटोप्स और आइसोबार्स। ऑब्वियसली आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा इनके बारे में, और साथ ही साथ में मैं लिख देता हूं डेफिनेशन। आइसोटोप्स क्या होते हैं? सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। मुझे पता है अभी आप लोग सोचोगे एटॉमिक नंबर, मास नंबर हमने पढ़ा हुआ है सर, हमें आता है। नहीं, तुम्हें नहीं आता है, तुम्हें नहीं आता है, मैं बता रहा हूं। तो अभी मैं बताऊंगा इनके बारे में भी, है ना, जब हम लोग एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तब बताऊंगा। और आइसोबार क्या होते हैं? आइसोबार होते हैं सेम मास नंबर, सेम मास नंबर, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ठीक है, डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ये होते हैं आपके पास में आइसोटोप्स और आइसोबार्स जी। कुछ नहीं होता है आइसोटोप्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है। ये तीनों एग्जांपल देख पा रहे होगे, ये आपका हाइड्रोजन है, ये आपका ड्यूटेरियम है और ये ट्राइटियम है। हाइड्रोजन को एक और नाम दिया जाता है, मैं लिख देता हूं, हाइड्रोजन को दूसरा जो नाम दिया जाता है उसको बोलते हैं प्रोटियम। इसको प्रोटियम बोलते हैं, इसको ड्यूटेरियम बोलते हैं और इसको ट्राइटियम बोलते हैं। ये रेडियो एक्टिव होता है, इसमें एक ही प्रोटॉन होता है। अच्छा, एक ही प्रोटॉन होता है, ओ अच्छा जी, इसका मतलब इसका मास नंबर भी एक ही होता है गधों, मास नंबर एक होता है। इसका मास नंबर 2 होता है, इसका 3 होता है, इसमें एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन और इसमें एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। क्या सारी इंफॉर्मेशन याद रखनी है? फिलहाल इसमें तो अभी याद ना रखो, सिर्फ आइसोटोप्स की बेसिक डेफिनेशन पता होनी चाहिए। आइसोबार्स क्या होते हैं? आइसोबार्स वो होते हैं जिनमें एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट होता है लेकिन जो मास नंबर है वो सेम रह जाता है। देखो यहाँ पर पोटेशियम का 40 लिखा हुआ है। जनरली पोटेशियम का जो हम लोग पढ़ते हैं एलिमेंट ना, वो 39 वाला पढ़ते हैं, है ना। जो भी हम लोग पढ़ते हैं ना पोटेशियम का, जनरली वो 39 वाला पढ़ते हैं। तो ये बेसिकली आप कह सकते हो ये पोटेशियम का एक आइसोटोप है। ये पोटेशियम का क्या है? एक आइसोटोप है, जो कि आइसोबार है किस किस के साथ? आर्गन के साथ और कैल्शियम के साथ में। तो ये एक पिक्चर होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कैसे बदलेगा वो सारी कहानी अभी आपको मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, है ना, रिप्रेजेंटेशन। तो ये बेसिक सा है, फटाफट से इसको आप लोग कॉपी कर लो, कुछ ज्यादा खास नहीं है, इसमें ज्यादा चर्चा करने वाली बात नहीं। ओके, कॉपी कर लो इसको, ठीक, कॉपी कर लिया होगा। बढ़ जाते हैं आगे। अब अगली चीज आ जाती है लैटिस। अच्छा, लैटिस पे आते हैं। अच्छा, लैटिस, ये बड़ी भयानक सी फोटो दिख रही है ना, ना इससे मत घबराओ। अभी हम लोगों ने चर्चा करी थी, ये जो NaCl था अभी हम लोगों ने देखा था, ये NaCl क्या था? एक आयोनिक कंपाउंड था। अभी आप लोगों ने, मैंने, सबने देखा था, जितने भी पढ़ रहे हैं यहाँ पर, सही है। ये जो NaCl था ये एक आयनिक कंपाउंड था। हाँ सर, बिल्कुल एक आयनिक कंपाउंड होता ही है। हमारे घर में नमक, साधारण नमक, कॉमन सॉल्ट आयनिक होता है। तो ये मॉलिक्यूल तो नहीं था, इस पे भी अपन ने चर्चा कर ली थी कि ये मॉलिक्यूल तो नहीं था।
तो फिर ये है क्या, मतलब ये एग्जिस्ट कैसे करता है, तो ये एग्जिस्ट करता है किसकी फॉर्म में, लैटिस की फॉर्म। ठीक है, ये किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लैटिस की फॉर्म में। अब ये लैटिस में अगर आप देखोगे तो बड़ा भयानक सा दिख रहा है, और यहां पर मेंशन है ये जो पीले वाले ये Cl माइनस और ये जो नीले वाले ये क्या है Na+ है। अच्छा, इसको लाल क्यों कर रखा है, कलर नहीं मिला था। ठीक है, जेन्युइन सी बात है, मुझे कलर नहीं मिला था इसलिए लाल कर रखा है, अदरवाइज ट्रांसपेरेंट। ओके, इस पे लड़ाई ना करें। ठीक है, तो ये Cl माइनस और ये Na+। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो ऐसा नहीं लग रहा है कि इस Cl माइनस को, या फिर रैदर में थोड़ा सा इसको कहीं और मार्क करता हूं, बीच वाले को देखो, ये बीच वाला एक Na+ है, ऐसा नहीं लग रहा है इस Na+ को बहुत सारे Cl माइनस ने घेर रखा है, इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से, कितने सारे ने घेर रखा। और सिमिलरली एक Cl माइनस को भी बहुत सारे Na+ ने घेर रखा है, एक Cl माइनस को भी बहुत सारे Na+ ने घेर रखा है। लेकिन एक चीज समझना है, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है कि अगर आप इस अरेंजमेंट को देखते हो, इस अरेंजमेंट को अगर आप देखते हो तो पहले एक आया Cl माइनस, फिर एक Na+, फिर एक Cl माइनस, आगे मैंने बना नहीं रखा है, इसको और आगे बढ़ाओ, 3D के अंदर रिपीट करते जाओ तो लैटिस बन जाएगा, है ना। 3D में रिपीट करोगे तो लैटिस बनता जाएगा। तो यहां एक Cl माइनस, यहाँ Na+, ये Cl माइनस, ऑब्वियसली इसके बाद प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि क्या होगा, Na+, फिर कौन होगा, Cl माइनस। तो क्या ये एक रेगुलर अरेंजमेंट दिख रहा है आपको, रेगुलर का मतलब समझते हो, एक पैटर्न में है। ऐसा नहीं कुछ भी आ रहा है, 2 Cl माइनस आ गया, फिर एक Na+ आया, फिर एक Cl माइनस आ गया, ऐसा तो कुछ नहीं है। आ तो बिल्कुल एक अरेंजमेंट में ही रहे हैं, एक Cl माइनस आया तो फिर एक Na+ आया, फिर उसके बाद एक Cl माइनस आया, फिर एक Na+ आया। इस लैटिस की डेफिनेशन में लिखने जा रहा हूं। ठीक है, तो लैटिस बेसिकली क्या होता है, लैटिस इज रेगुलर, लैटिस इज रेगुलर एंड, है ना, रेगुलर एंड रिपीटेड, रेगुलर एंड रिपीटेड अरेंजमेंट, रेगुलर एंड रिपीटेड अरेंजमेंट ऑफ, यहां पे मैं वर्ड लिख रहा हूं एंटिटीज, यहां पर मैंने वर्ड लिखा है एंटिटीज। अब ये एंटिटीज में क्या क्या हो सकता है, तो यहां एंटिटीज में हो सकता है आपके पास आयंस हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। ठीक है, आयंस हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। फिलहाल यहां पर अपन आयंस के लिए देख रहे हैं। ठीक है, जैसे बर्फ होती है, बर्फ आप समझते होंगे, बर्फ सब समझते होंगे। तो जो H2O लिक्विड में होता है वो तो एक नॉर्मल स्ट्रक्चर प्रोसेस करके रखता है, लेकिन जैसे वो बर्फ में कन्वर्ट होता है ना, तो वो भी क्या बना लेता है, एक लैटिस, जहां पर H2O के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक पैटर्न में अरेंज होते जाते हैं। रेगुलर और रिपीटेड अरेंजमेंट, रेगुलर का मतलब क्या होता है, एक सीक्वेंस में है, ऐसा अनशंट कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये होता है क्या, लैटिस। अभी फिलहाल लैटिस पे ज्यादा जोर ना दें कि अगर नहीं समझ में आया, मतलब ऑब्वियसली समझ में आ गया होगा, मुझे विश्वास है आ गया होगा आपको, लेकिन किसका कैसा होता है, किसमें क्या होता है, उस बारे में चर्चा ना करेंगे अभी अपन। ये एक चैप्टर हमारे पास सॉलिड स्टेट, जब हम और अच्छे से पढ़ेंगे कि क्या होता है इसके अंदर, प्रॉपर लैटिस के अंदर हम समझेंगे कि कौन सा आयन कहां पर रखा जाता है, क्या होता है, बहुत सारा डिस्क्रिप्शन है ना, तो वो उस चैप्टर में पढ़ेंगे, उधर मजा आएगा। अभी मजा नहीं आएगा, अभी तुम पागल हो जाओगे। ठीक है, अभी तुम बोर हो जाओगे, फिर बाल नोचने लग जाओगे कि कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये लैटिस की डेफिनेशन होती है आपके पास। इनफैक्ट आपको मैं एक चीज और बता देता हूं, जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, जितने भी ऑल आयनिक कंपाउंड्स एग्जिस्ट इन लैटिस। तो यहां नोट लगा देते हैं, तुम देख लेना कितने का लगाना है, मैं तो 2000 का लगा रहा हूं, है ना, मेरे को हिंदी वाला नहीं आता। 2000 रुपए का एक नोट लगा दिया है मैंने यहां पर, और नोट क्या है, नोट है ऑल आयनिक कंपाउंड्स, ऑल आयनिक कंपाउंड्स एग्जिस्ट इन लैटिस। जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, वो सारे के सारे किसमें एग्जिस्ट करते हैं, वो एक लैटिस के अंदर ही एग्जिस्ट करते हैं। ओके, तो ये हो जाती है हमारे पास डेफिनेशन किसकी, लैटिस की। चलो आगे बढ़ते हैं, कॉपी कर लेना भाई सब कुछ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आ जाता है नेटवर्क स्ट्रक्चर। जैसा मैंने अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया था, नेटवर्क स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, नहीं बताया था, बिल्कुल बताया था, नेटवर्क स्ट्रक्चर बताए थे। नेटवर्क स्ट्रक्चर क्या होते हैं, जहां पर बिल्कुल गुथा हुआ सा जाल है, एक तरीके से एक जाल होता है ना। जैसा अभी SiO2 का देखा था, ये किसका है आप पहचान कर सकते हो, अरे यार चोट हो गई ना, नीचे लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वैसे इसको देखते तो पहचान कर ही जाते हैं। डायमंड का है ये नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है बेसिकली, एक कार्बन, 4 कार्बन से 4 कार्बन, फिर अगले 4 कार्बन से, वो एक पिक्चर थी ना आप लोगों ने देखी होगी,
क्या थैंक यू बोलने की जगह मदद कर देना, ऐसा कुछ था ना, मैं भी भूल चुका हूँ। ठीक है, तो एक कार्बन से 4 कार्बन, फिर अगले 4 कार्बन से और अगले 4 कार्बन एंड सो ऑन। सो दिस इज कॉल्ड अ नेटवर्क स्ट्रक्चर। तो इसकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं कि नेटवर्क स्ट्रक्चर क्या होता है। अच्छा, यहां पर एक चीज और है, मेरे को एक डेफिनेशन और बतानी थी। एक और होती है आपके पास डेफिनेशन, मतलब एक टर्म और होती है, दैट इज एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स आप लोगों ने नाम सुना होगा, एलोट्रॉप्स, है ना। एलोट्रॉप्स, इसको देख के तो जरूर याद आती है एलोट्रॉप्स, है ना। कार्बन के आपके पास बेसिकली 3 मेजर एलोट्रॉप्स होते हैं जो आप लोग पढ़ते हो, मतलब जो स्टैंडर्ड नॉर्मल अपनी 9th-10th क्लास होती है, छोटी क्लासेस में 3 ही बताते हैं। डायमंड होता है, और एक अपना ग्रेफाइट होता है, और एक होता है बकमिंस्टर फ्यूलरिन, है ना। ये 3 ही बताते हैं। मेरा एक ही सवाल है यहां पर आपसे, मतलब आपको सोचना है इस पर, थोड़ा सा समय दो कि एलोट्रॉप्स होते क्या है ना। अब आप लोग इस पे समय दो कि एलोट्रॉप्स होते क्या हैं, किस किस के आप लोगों ने अभी तक देखे। हो सकता है आज के लेक्चर में कहीं देख लियो तुमने, हिंट दे दिया मैंने, है ना। हो सकता है आज के लेक्चर में कहीं देख लियो, आगे नहीं आएगा, हो सकता है देख लियो। ठीक है, तो एलोट्रॉप्स के एक बार आप लोग सोचो क्या होता है एलोट्रॉप्स, है ना। देखो एक बार सोचो, दिमाग लगाओ, वीडियो को पॉज कर लो एक बार के लिए। ठीक, चलो, आई होप आप लोगों ने सबने सोच लिया होगा वीडियो को पॉज करके एलोट्रॉप्स कौन से होते हैं। तो मैक्सिमम लोगों के पास एलोट्रॉप्स के बथेरे एग्जाम्पल होंगे, मैं जानता हूं। सबसे ज्यादा तो कार्बन मैंने बता दिया, इसके अलावा आप ऑक्सीजन का बता दोगे, ओजोन होता है सर एक एलोट्रॉप। मेरे को मतलब है डेफिनेशन से, एलोट्रॉप की प्रॉपर मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं डेफिनेशन क्या होती है ना। डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेफिनेशन क्या होती है एलोट्रॉप की, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि एलोट्रॉप की डेफिनेशन क्या होती है, तो क्या जवाब आएगा। चलो मैं बता देता हूं आपको एलोट्रॉप्स की प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है। एलोट्रॉप्स की प्रॉपर डेफिनेशन होती है एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट, या फिर रादर में लिख देता हूं, मैं डिफरेंट लिख देता हूं, सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट बॉन्डिंग पैटर्न। सोच के देखो, जो ये मैंने डेफिनेशन लिखी है इस पे थोड़ा सा आप दिमाग लगा के देखो, क्या मतलब ये फिट बैठ रही है अपने हिसाब से। अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाओगे तो बिल्कुल फिट बैठ रही है। भाई कार्बन क्या होता है, एलिमेंट ही होता है। डायमंड में बात करूं, एलिमेंट है। ग्रेफाइट भी एलिमेंट है, बकमिंस्टर फ्यूलरिन भी एलिमेंट है। इनफैक्ट जो आपका कोल होता है, कोयला, जिसको बाद में जाके हम लोग कोक बोलते हैं, है ना, पीने वाली कोक नहीं, उसको कोक बोलते हैं। ठीक, वो भी एक तरीके से कार्बन का एलोट्रॉप ही होता है। जो कोयला होता है ना, दैट इज ऑल्सो एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। ठीक है, लेकिन अभी मैं मेजरली 3 वालों पे बात करता हूं। बकमिंस्टर फ्यूलरिन देखा होगा आप लोगों ने, उसका स्ट्रक्चर भी देखा होगा। ग्रेफाइट का भी आपने स्ट्रक्चर देखा होगा। डायमंड का ही आपके सामने रहा। क्या इन स्ट्रक्चर्स में कुछ डिफरेंस है? ऑब्वियसली है। यहां एक कार्बन 4 कार्बन से कनेक्टेड है। ग्रेफाइट में देखोगे तो हेक्सागोनल शीट्स होती हैं, स्ट्रक्चर्स होता है, हेक्सागोनल शीट्स होती हैं, और एक शीट दूसरी शीट से वीक वॉन डेर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से कनेक्टेड होती है। बकमिंस्टर फ्यूलरिन देखोगे तो फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है बकमिंस्टर फ्यूलरिन का। तो ऑब्वियसली इनके अंदर क्या डिफरेंस है? एलिमेंट सेम है, इसीलिए मैंने लिखा सेम एलिमेंट। एलिमेंट क्या है? सेम है, लेकिन बॉन्डिंग पैटर्न क्या है? अलग अलग। बॉन्डिंग पैटर्न क्या है? अलग अलग। तो मैं यहां पर आपके सामने पेश कर देता हूं कुछ एग्जाम्पल। तो जो आप लोगों को पता है वो तो बता ही रहा हूं। एग्जाम्पल आ जाएगा आपके पास कार्बन। देखो इसको ऐसे लिखा जाता है, बचपन में वाला मत लिखना। डायमंड लिख दिया सीधे, नहीं डायमंड नहीं, कार्बन लिख के बताना पड़ेगा कौन सा है। डायमंड है, कार्बन, फिर आ जाता है आपके पास ग्रेफाइट, है ना, ग्रेफाइट, और फिर आ जाता है आपके पास कार्बन C60 जिसको बोला जाता है, दिस इज बकमिंस्टर, स्पेलिंग देख लेना, फ्यूलरिन, है ना, यही होता है। और बताऊं, और होते हैं O2 और O3। ये आपका हो गया डाई ऑक्सीजन बोलते हैं इसको। अब समझ लेना, जब आप ऑक्सीजन बोलते हो ना तो इन जनरल वो माना जाता है कि अपन O2 है, लेकिन ऑक्सीजन का बेसिकली मतलब होता है ऑक्सीजन का एक एटम, और ये होता है डाई ऑक्सीजन, और ये होता है आपके पास ओजोन। ठीक है, अगर ऑक्सीजन बोल भी रहे हो तो फिर उसके सामने ऑक्सीजन गैस लगा दो, है ना। अगर आप बोल भी रहे हो ना ऑक्सीजन, तो फिर उसके सामने ऑक्सीजन गैस लगा दो, तो फिर वो अपने आप समझ में आ जाता है O2 की बात चल रही है, डाई ऑक्सीजन और ओजोन। सही है।
तो ये अलग अलग फॉर्म होती है, एक एलिमेंट जिसकी बॉन्डिंग पैटर्न क्या होता है अलग अलग, उसकी वजह से क्या बन जाते हैं एलोट्रॉप्स। इनफैक्ट सल्फर के भी होते हैं, लाइक मैं बता देता हूँ, सल्फर के आपके पास दो जो हम लोग मेजरली पढ़ते हैं, एक गंदा सा चैप्टर है उसके अंदर पढ़ते हैं इसको, रोम्बिक और मोनोक्लिनिक, ठीक है, ये भी होते हैं, सल्फर के भी एलोट्रॉप्स होते हैं। ओके, तो ये हमारे पास हो जाते हैं आपके रोम्बिक और मोनोक्लिनिक, जनरली आपके पास S8 की फॉर्म में रहते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये होता है आपके पास एलोट्रॉप्स। तो जितना बोर्ड पे लिखा हुआ है ना अच्छे अच्छे तरीके से बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से कॉपी कर लेना। और एक चीज और बता रहा हूँ, काफी सारे स्टूडेंट्स की एक प्रॉब्लम रहती है, मतलब एक इच्छा होती है जब हम लोग स्टार्ट करते हैं ना नया नया, तो नोट्स बनाने का एक वो होता है जज्बा, क्योंकि पहले तो कभी बनाए नहीं होते इतने ज्यादा, है ना। पहले तो क्या स्कूल की कॉपी होती है, उसमें जो लिख लिया बस खत्म कहानी, इसके अलावा कुछ करते नहीं है। लेकिन जब भी आप नोट्स बनाओ तो 10 तरीके के पेन लेके ना बैठे, है ना। काफी एक मेजर प्रॉब्लम रहती है 2-4 कलर की पेन ले लिए, उतने काम नहीं आते, है ना। 2-4 कलर के पेन ना लो, एक आधा टाइप के 2 कलर के मैक्सिमम पेन ले लो, दैट्स इट, 10-15 मत लो। और एक हेडिंग के लिए ले लो और एक आपका मेन कंटेंट लिखने के लिए लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे अब हमारे पास आ जाता है, बाकी मतलब काफी सारी बेसिक डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ लिया, अब आ जाता है हमारे पास मैटर का क्लासिफिकेशन, है ना। अब हम लोग देख लेते हैं मैटर किस तरीके से क्लासीफाई होता है। तो मैटर आपके पास में 2 तरीके से आप कह सकते हो मेजरली क्लासीफाई होता है। थोड़ा सा डार्क ले लेते हैं। मैटर 2 तरीके से क्लासीफाई होता है आपके पास, एक तो होता है मिक्सचर और एक होता है आपके पास प्योर सब्सटेंसेस, है ना। एक होता है मिक्सचर और एक होते हैं प्योर सब्सटेंसेस। मिक्सचर क्या होते हैं, फिजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस, 2 या 2 सब्सटेंसेस को मिक्स कर दो, मिक्सचर बन जाएगा। अब ये सब्सटेंसेस का मतलब क्या है ना, ये सब्सटेंसेस का भी मतलब क्या है। अच्छा एक चीज और रह गई है, मैं थोड़ा सा पीछे चलना चाहूंगा, एक डेफिनेशन मैं नहीं लिखा पाऊंगा, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। एक और होता है आपके पास, अच्छा उधर था, ओके माय मिस्टेक, हमारे पास उस स्लाइड में था, एक सेकंड यहां पर ही है, ठीक है। तो एक तो आपके पास होते हैं मेजरली अगर हम बात करें तो मिक्सचर होते हैं और प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। एक तो मिक्सचर होते हैं और प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। मिक्सचर मिलाए जाने पर बनते हैं, जैसे मिक्सचर का अगर मैं आपको बहुत बेसिक से एग्जांपल दूं तो हमारे घर में जितने भी आप यूटेंसिल्स यूज करते हो आप जानते हो सब स्टील के होते हैं ना, स्टील के ही होते हैं। स्टील क्या होता है ना, बेसिकली एक मिक्सचर ही होता है ना। स्टील बेसिकली क्या होता है, एक मिक्सचर ही होता है, आयरन और उसके साथ में और अलग अलग मेटल्स को मिक्स किया जाता है और फिर आपके पास क्या बनता है, एक मिक्सचर, मतलब स्टील बनता है, एक अलॉय होता है बेसिकली। इस तरीके से ब्रास होता है, ब्रॉन्ज होता है, जो मेडल्स मिलते हैं ना वो बेसिकली इस तरीके से होते हैं, ठीक है। तो मिक्सचर इज फिजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। कंपोजिशन वेरीज, कंपोजिशन वेरी करता है, हम लोग जानते हैं कहीं पर आयरन ज्यादा होता है कहीं पर कम होता है, तो वो वेरी करता है। प्रॉपर्टीज वेरी विद कंपोजिशन, ऑब्वियसली प्रॉपर्टीज जो होती है वो अलग अलग तरीके से। इनफैक्ट आपको मैं एक चीज बताता हूँ, जो आप अपने आसपास लोहा भी देखते हो ना, जो आयरन भी आप अगर देखते हो ना, तो वो आयरन एक्चुअली होता ही नहीं है, सब स्टील है। हर चीज एक स्टील की फॉर्म में ही हमारे पास, है ना। जिसपे मैग्नेट चिपकती है, जिसपे मैग्नेट नहीं चिपकती है ना, वो सब स्टील ही होता है। लेकिन उस स्टील का जो कंपोजिशन है ना वो अलग अलग तरीके से करा गया, डिपेंडिंग अपॉन द यूज के हिसाब से उसको अलग अलग तरीके से बनाया गया, ठीक है। पर वो होता स्टील। ये प्योर आयरन आप कहीं नहीं देखते हो, प्योर आयरन कहीं पर भी नहीं देखते हो। कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स, इतना आसान नहीं होता है, कर सकते हो लेकिन इतना आसान नहीं होता है। इसके बाद आपके पास 2 टाइप के मिक्सचर आते हैं, एक होता है होमोजीनियस और एक होता है आपके पास हेट्रोजीनियस। ग्लास लो, पानी लो, शक्कर घोल दो, घुल गई, बन गया होमोजीनियस। ग्लास लो, पानी लो, बाहर से रेती उठा के लाओ या मिट्टी उठा के लाओ, डाल दो और फिर मम्मी की मार खा लो, ठीक है। एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोल देना, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। ऑब्वियस सी बात है, वो रेती जो मिट्टी होती है वो नहीं घुलेगी और वो बना लेती है एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और अपन समझे ना, होमोजीनियस मिक्सचर में जो कंपोजिशन होता है ना सब्सटेंसेस का, ओवरऑल सेम होता है। जैसे हमारे जितने भी अलॉयज हैं, जैसे अभी हमने डिस्कशन किया स्टील का, हर जगह आपको आयरन बराबर मात्रा में ही देखने को मिलेगा, हर जगह आयरन आपको बराबर मात्रा में ही देखने को मिलेगा। जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म होता है। लेकिन जो हेट्रोजीनियस होता है ना, उनके अंदर कंपोजिशन जो होता है ना कंपोनेंट्स का, आगे जाके पढ़ोगे सॉल्यूट सॉल्वेंट का, वो अलग अलग होता है ना, सॉलिड सॉल्वेंट का, या फिर आप कह सकते हो जो कंपोनेंट्स है ना अंदर के, उनका कंपोजिशन नॉन यूनिफॉर्म होता है। जैसे आपने अच्छे से शक्कर घोल दी तो आप फर्स्ट सिप को टेस्ट करो या लास्ट ड्रॉप को टेस्ट करो, ऑब्वियसली कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ये होता है मतलब कंपोजिशन का, मतलब मिठास जो है वो पूर्ण रूप से
संपूर्ण रूप से बराबर होने वाली है, जो मिठास है वो संपूर्ण रूप से बराबर रहेगी। इसके पानी को पीना मत, मैं कहूंगा नहीं कि इसके पानी को पियो, लेकिन अगर आप देखना चाहोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ कहीं ना कहीं, या फिर इसको ऐसे समझो आपने नमक डाला था पानी में और वो घुला नहीं, तो स्टार्टिंग में थोड़ा कम खारा लगेगा, लास्ट में आके कम ज्यादा खारा लगेगा, क्योंकि तुमने उसको घोला नहीं। तो वो एक हेट्रोजीनियस टाइप का मिक्सचर बना गया, लेकिन बनाएगा नहीं, सॉल्ट पानी में घुल जाता है। इस तरीके से सोच सकते हो। या फिर मिट्टी का पानी पीने का शौक रखते हो तो पी के देख लेना, पता चल जाएगा लास्ट वाले में मिट्टी ज्यादा आएगी, स्टार्टिंग वाले में कम आएगी, यही होगा। ठीक है, चल फिर आ जाते हैं हमारे पास में मिक्सचर के बाद प्योर सब्सटेंसेस। तो इन सब चीजों पे अपन डिस्कशन बहुत ज्यादा करेंगे, लेकिन बाद में, अभी इस चैप्टर में जरूरत नहीं है। प्योर सब्सटेंसेस का होता है कांस्टेंट एंड डेफिनेट कंपोजिशन, है ना। प्योर CO2 ले ली, जैसे हमारी एयर है ना, जो ये एयर है ना, एयर इज ऑल्सो अ मिक्सचर। यहाँ पर CO2 भी है, N2 भी है, O2 भी है, लेकिन यूनिफॉर्म है ना। ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ सांस ली और मैं यहाँ पीछे आके सांस ले रहा हूँ, ऑक्सीजन की कमी हो गई है, नहीं, ऐसा नहीं। इसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म कंपोजिशन, कि अगर आप सेम हाइट पर हो, सेम हाइट लेवल पर हो, है ना, हाइट सेम होगी, तो ऑब्वियसली जो मिक्सचर है या यूनिफॉर्मिटी है वो बनी रहेगी, है ना। ऐसा घर में बैठ के एक कोने में सांस ले रहे हो, दूसरे कोने में सांस ले रहे हो, सर इधर ऑक्सीजन ज्यादा इधर कम, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। इसके अलावा फिक्स सेट ऑफ प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, नॉर्मल से आते हैं। कैन बी ओनली सेपरेटेड बाय केमिकल मेथड्स, हाँ ऑब्वियस सी बात है, आप इनको केमिकल मेथड से ही सेपरेट कर सकते हो। ओनली वन सब्सटेंस इज प्रेजेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसके अंदर एक ही तरीके का सब्सटेंस प्रेजेंट होगा, इसमें एक ही तरीके का सब्सटेंस प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, अब एक ही तरीके का सब्सटेंस का मतलब है सर CO2 प्योर नहीं है क्या? अरे CO2 प्योर ही है बालक। जो CO2 है ना, अगर तुमने प्योर ली है, मतलब एक कंटेनर है उसमें तुमने सिर्फ CO2 भरी है, इसके अलावा कोई और गैस नहीं है, तो ऐसा मत समझना कि उसको यहां डालेंगे, वो प्योर सब्सटेंस है। वो क्या है? प्योर सब्सटेंस है। मिलके किससे बनाए उससे मतलब नहीं है, मिलके किससे बनाए उससे मतलब नहीं है, बनने के बाद सिर्फ CO2 ही होना चाहिए, इसके अलावा कोई और एटम या कोई और कंपाउंड नहीं आना चाहिए, है ना, कोई और मॉलिक्यूल नहीं आना चाहिए जो डिफरेंट हो। जैसे CO2 है तो सिर्फ CO2 होनी चाहिए, दैट इज प्योर। या जो N2 है तो फिर वो प्योर N2 ही होना चाहिए, उसमें कोई मिक्सचर नहीं होना चाहिए। ऐसे भी आप लोग जानते हो यार, आजकल प्योरिटी के ऊपर तो वैसे ही चर्चा काफी ज्यादा चलती रहती है आजकल, है ना। आज के समय में प्योरिटी तो सब कुछ रह गई है। कोई जल्दी मर जाता है तो बोलते हैं हमारे गांव में पहले, बिल्कुल चले जाते हैं पुराने लोग तो, है ना, कि हमारे गांव में तो पहले इतना बढ़िया घी मिलता था, प्योर होता था, आज के जमाने में देखो ये डालडा मिला के दे रहे हैं, ऐसे ही बोलते हैं, हमारे तो बोलते हैं। ठीक है, तो उसकी बात करेंगे। चल इधर आ जाओ। अब प्योर सब्सटेंस भी दो टाइप के होता है आपके पास, एक होता है एलिमेंट और एक होता है कंपाउंड। देखो ये सब चीजें मैंने इसलिए नहीं लिखी है, मतलब ऐसा मत समझना कि मुझे आता नहीं, मुझे आता है, लेकिन मन नहीं था कि फुकट में कौन लिखाएगा, आप लिख लेना। ठीक है, वैसे भी काम ज्यादा आएगा नहीं। एलिमेंट और कंपाउंड, तो एलिमेंट बेसिकली आपका प्योरेस्ट पार्ट होता है जिसको आप और डिफरेंट, मतलब और ज्यादा तोड़ नहीं सकते हो, है ना। एलिमेंट बेसिकली वही पार्ट है जिसको आप और ज्यादा तोड़ नहीं सकते हो, किसी भी फिजिकल या केमिकल मेथड से उसको तोड़ नहीं सकते हो। और वही कहानी होगी, अगर आपने एक एलिमेंट को तोड़ने की कोशिश करी, मतलब आपने एक एटम को तोड़ने की कोशिश करी है, और जैसे ही एटम टूटेगा तो वो अपनी आइडेंटिटी को लूज कर दे। ठीक है, अब यहां पर एलिमेंट लिखे हुए हैं, 118 ऑफ देम एग्जिस्ट, मतलब आप पीरियोडिक टेबल उठा के देखोगे तो उसके अंदर आपको 118 एलिमेंट देखने को मिल जाते हैं, प्योर होते हैं, ये वो सब लिखा हुआ है। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मैटर, कोई भी मैटर अगर बनाना है तो एलिमेंट तो चाहिए ही चाहिए, बिना एलिमेंट के तो कोई मैटर बनता ही नहीं इस दुनिया में, है ना। हर एक चीज जो बनी हुई है वो एलिमेंट के थ्रू ही बनी हुई है। कोई ना कोई कंपाउंड इस दुनिया में घूम रहा है, या कोई ना कोई एटम इस दुनिया में घूम रहा है, सही है। कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड बेसिकली एक से ज्यादा डिफरेंट एटम से मिलके बनता है। पहली चीज आपको एक क्लैरिटी रखनी है, ठीक है। यहां लिखा हुआ है केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स, 2 या 2 से अधिक एलिमेंट होना बहुत जरूरी है, 2 या 2 से अधिक एलिमेंट होना। अब ये एलिमेंट वर्ड हो गया ना, एलिमेंट का मतलब ही हो गया कि वो एलिमेंट डिफरेंट होनी चाहिए। एलिमेंट क्या होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अगर मैं आपसे पूछता हूं कि NaCl कंपाउंड है या नहीं है, क्या NaCl एक कंपाउंड है? आधे तो अब तो कंफ्यूजन सा लग रहा होगा, मॉलिक्यूल, लैटिस, कंपाउंड। चलो NaCl एक कंपाउंड है क्योंकि 2 अलग अलग एलिमेंट से मिलकर बना है। लेकिन अगर मैं वही आपसे पूछूं कि O2 क्या है, O2 क्या है, या O3 क्या है, ये क्या है? ये कंपाउंड नहीं है। 2 या 2 से अधिक एलिमेंट से मिलकर बनेगा तभी कंपाउंड होगा। अगर सेम टाइप का एलिमेंट है या सेम टाइप का एटम है तो वो कंपाउंड नहीं बना सकता है, फिर वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में ही रहना प्रेफर करेगा। ये क्या है? मॉलिक्यूल्स हैं। या रैदर मैं आपको बताऊं इनको, और अपन एक डिस्क्रिप्शन में जाएं
तो मैं लिख रहा हूं यहां पर इनके लिए, दिस इज एलिमेंटल फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। अरे मेरे भाई, जब आप लोग ऑक्सीजन बोलते हो तो दिमाग में क्या चीज क्लिक करती है, O2 या O? बताओ। जब आप ऑक्सीजन बोलते हो तो आपके दिमाग में सबसे फर्स्ट चीज जो क्लिक करती है, क्या वो O2 करती है या फिर O करती है? सबके मैक्सिमम केसेस में O2 ही करती है ना? क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन को हमने आज तक अकेला तो देखा ही नहीं। ऑक्सीजन को हमने अकेला तो आज तक देखा ही नहीं है। हमने तो उसको हमेशा किस फॉर्म में देखा है? O2 की फॉर्म में देखा है। या थोड़ा और ऊपर चले जाओ ओजोन लेयर की तरफ, तो वहां किस फॉर्म में मिलता है? O3। या फिर जब आप देखते हो N2, Cl2, Br2, ये सब क्या है? ये इन सब की एलिमेंटल फॉर्म है। ये एटम्स अकेले नहीं पाए जाते हैं, ये एटम्स अकेले पाए नहीं जाते हैं। ये इन की फॉर्म में रहते हैं, ये एक मॉलिक्यूल की फॉर्म में रहते हैं, या फिर एक लैटिस भी हो सकता है, नेटवर्क स्ट्रक्चर भी हो सकता है, जैसे हमारा कार्बन है। अलग अलग कहानियां सब एलिमेंट्स की, लेकिन कभी भी अकेले नहीं पाए जाएंगे, हमेशा कहीं ना कहीं किसी ना किसी के साथ जुड़े हुए होंगे। एक्सेप्ट आप जानते हो मैं किसका नाम लेने वाला हूं, आप लोग जानते हो, नोबल गैस या इनर्ट गैस। नोबल गैस ही एक ऐसा पार्ट है हमारे पीरियोडिक टेबल में, मतलब वो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो अपने अकेले फॉर्म में पाए जा सकते हैं। या फिर मैं आपको और आसान भाषा में बताऊं, नोबल गैस को छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो अपने सिंगल फॉर्म में या सिंगल एटम की फॉर्म में नहीं रहते हैं, किसी ना किसी के साथ जुड़े हुए रहते हैं। मतलब अपने वाले के साथ में ही जुड़े हुए रहते हैं, अपने जैसे के साथ में ही जुड़े हुए रहते हैं। किसी के साथ तो ना बोलो, अपने जैसे के साथ ही जुड़े रहते हैं। अगर प्योर है तो भी वो अपने जैसे के साथ में जुड़े रहते हैं। लाइक सोडियम है, आपने सोडियम का टुकड़ा देखा है भाई, वो एक अकेला Na थोड़ी है, बहुत सारे सोडियम है उसके अंदर। आयरन देखा आपने प्योर कहीं पे, वो एक आयरन थोड़ी है, बहुत सारे आयरन है उनके अंदर, सही है। लेकिन जो नोबल गैसेस होती हैं या जो इनर्ट गैसेस होती हैं वो अपने आप में अकेले में पाई जा सकती हैं, उनको कोई भी एलिमेंटल फॉर्म नहीं चाहिए। उनकी एलिमेंटल फॉर्म वही है जो पीरियोडिक टेबल में लिखी हुई है, लेकिन इनकी एलिमेंटल फॉर्म यहां पर, जैसे नाइट्रोजन की है तो N2। क्लियर है क्या यार? ये पॉइंट समझ में आ गया? तो कंपाउंड के लिए एक चीज का दिमाग में रखना, दो या दो से अधिक एलिमेंट्स का होना बहुत जरूरी। ओके, चलो अब थोड़ा सा आ जाते हैं अपन रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट पे, और यहां पर भी कुछ छोटी छोटी जो टर्मिनोलॉजीज होती हैं उस पर बात करने वाले हैं, छोटी छोटी सी डेफिनेशन जिनको लेके दिमाग में कचरा रहता है। आइए देखते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट की अगर मैं बात करता हूं तो लेट सपोज करो ये आपके पास कोई एक एलिमेंट है, ठीक है, बड़ा सारा बना रहा हूं, बड़ा सारा है ना, ये एक एलिमेंट है। इसके यहां पर आप लोग देखते हो यहां पर लिखा रहता है ऐसे A, और इसके अलावा थोड़ा सा कलरफुल कर देते हैं, यहां पर लिखा रहता है Z। इस तरीके से हम लोगों ने एक एलिमेंट X का रिप्रेजेंटेशन जरूर देखा ही होगा, है ना। अब कौन कौन सी चीजें क्या क्या बताती हैं, तो जो ये A होता है ये बेसिकली आपका बताता है क्या, मास नंबर। ये जो एलिमेंट, ये जो A लिखा हुआ है ये क्या बताता है, मास नंबर। और ये जो Z यहां पर लिखा हुआ है ये बताता है आपका एटॉमिक नंबर। क्या यही बताता है? यस सर, बिल्कुल यही बताता है, यही बताता है। चलो, ये मास नंबर जो होता है ये बेसिकली बराबर होता है किसके, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, है ना, यही होता है। ठीक है, यही होता है हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और ये जो एटॉमिक नंबर होता है, अच्छा यहां पर काफी बार मतलब आप लोगों ने हो सकता है सोचा नहीं हो, क्योंकि आप लोग तो सिर्फ याद करके आए थे। यहां पर अगर मैं आपसे पूछता हूं कि सिर्फ न्यूट्रॉन और प्रोटॉनिक क्यों एटम में इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं क्या, तो काफी सारे लोगों को ये बात पता होती है कि जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है 9.1 × 10⁻31 kg। और एक न्यूट्रॉन का मास और एक प्रोटॉन का मास अप्रोक्सीमेटली सेम माना जाता है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली सेम मानते हैं, जो कि होता है 1.6 × 10⁻⁻24 ग्राम्स। 1.6 × 66 मान लो या 67 मान लो, इतना ही होता है, 1.6 × 10⁻⁻24 ग्राम्स। इसको 66 ही कर दो, ठीक है, 6 और चार्ज की अगर मैं बात करता हूं तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है आपके पास 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ऑब्वियसली ये जो चार्ज होता है ये नेगेटिव होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो माइनस का होता है। और यही चार्ज अगर मैं प्रोटॉन पे देखता हूं तो ये होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। मतलब चार्ज दोनों पे सेम ही होता है, मैग्नीट्यूड सेम होता है, सिर्फ साइन का फर्क होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है। क्लियर है? चलो
तो यहां पर इलेक्ट्रॉन को इसलिए कंसिडर नहीं किया जाता है क्योंकि अगर आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मुकाबले इलेक्ट्रॉन का मास देखते हो ना, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो नेग्लिजिबल हो जाता है, इसीलिए उसको कंसिडर नहीं करते। ठीक, इसके अलावा बात आती है एटॉमिक नंबर। तो क्या आप मुझे एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन बता सकते हो? क्या आप मुझे बता सकते हो कि एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? क्योंकि ये बहुत खतरनाक, मतलब ये जो बेसिक्स है ना, जनरली हम लोगों को लगता है अवॉइड करते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं कि क्या ही है, ये तो सब हमें आता है। लेकिन सही बता रहा हूँ, आपको नहीं आता है। अभी आप लोगों को पूरी तरीके से क्लैरिटी नहीं है, इसीलिए इन चीज़ों को स्किप ना करें, इन चीज़ों को अच्छे से सुनें। एटॉमिक नंबर की अगर मैं बात करता हूँ तो एटॉमिक नंबर होता है बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और ये बराबर होता है किसके? आप लोगों में से काफी सारों ने इसके बारे में जरूर सोचा होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन यहां पर मैं कुछ लिख रहा हूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल फॉर्म। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के भी बराबर होता है, लेकिन उसके न्यूट्रल फॉर्म में। अब ये क्यों लिखा है, न्यूट्रल फॉर्म क्यों ऐड करा है? तो आप इसको ऐसे समझो, मेरे पास फ्लोरीन है, फ्लोरीन का रिप्रेजेंटेशन करें तो मास नंबर 19 होता है और एटॉमिक नंबर 9 होता है। अच्छा, एक और चीज बता देता हूं, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। वैसे तो अभी हम लोग आ रहे वाले एटॉमिक मास की चर्चा करने वाले, मतलब उस पर करने वाले चर्चा, लेकिन इस चीज को ध्यान रखना कि जो मास नंबर होता है ना, वो एटॉमिक नंबर का डबल नहीं होता हर बार। वो किसी किसी केस में तुक्का बैठता है, हर बार एटॉमिक नंबर का डबल हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वो एक डेटा है जो कैलकुलेट किया गया है, आपको उस डेटा को याद रखना पड़ेगा, कुछ कुछ के लिए, सबके लिए तो नहीं, लेकिन कुछ के लिए याद रखना पड़ेगा, और ये लॉजिक ना बनाए। ठीक, तो इस तरीके से फ्लोरीन का रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन अगर मैं मान लो बना देता हूं F माइनस, है ना, जो जनरली इस वाली डेफिनेशन के लिए जाते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए, तो मैं उसको प्रूफ करना चाह रहा हूं कि उसमें कमी क्या थी। हम लोग पढ़ लेते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन उसमें कुछ कमी है। अब मान लो F माइनस हो गया, तो F माइनस हो गया तो एक चीज बताओ, क्या एटॉमिक नंबर बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। एटॉमिक नंबर अभी भी उतना ही रहेगा और मास नंबर भी उतना ही रहेगा। तो दोनों के केस में डिफरेंस कुछ नहीं है, एक पे चार्ज है और एक पे चार्ज नहीं है। फर्क किस चीज का आएगा? फर्क आएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का। यहां पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं? 9, और यहां पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने हो चुके हैं? 10, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन आया है। इसीलिए कहते हैं कि एटॉमिक नंबर की जो डेफिनेशन होती है आप लोग हमेशा किससे याद रखेंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन से, ना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। क्लियर है? नंबर ऑफ प्रोटॉन से याद रखेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कभी भी याद नहीं रखेंगे। तो ये हो जाता है हमारे पास बेसिकली रिप्रेजेंटेशन, और कुछ और डेफिनेशंस और कुछ इंफॉर्मेशन जो हमारे लिए काम आने वाली है इस चैप्टर के आगे। ठीक है, तो आई गेस अब हमारा जो बेसिक वाला पार्ट है वो हो चुका होगा। तो चलिए, जब तक आप इसको कॉपी कर लीजिए, फटाफट से इसको कॉपी कर लो भाई, है ना, मैं पानी पी लेता तब तक। चलो बढ़ जाते हैं आगे। तो बढ़ जाते हैं, अब आ जाता है इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, मतलब ये पार्ट पर अब हम आ चुके हैं जहां से अभी तक जो इससे पहले पढ़ा है ना वो तो सबको पता होता है। आधे से आधे काफी सारे सोच रहे होंगे ये भी पता है सर, इसके लिए भी क्या बता रहे हो। चलो, एटॉमिक मास की बात करते हैं। तो एटॉमिक मास क्या होता है ना। एटॉमिक मास आप लोगों को सबको पता होगा, है ना। AMU होता है, कुछ होता है 16 AMU होता है, 32 AMU होता है, 9 AMU होता है, ऐसा कुछ कुछ होता है ना, सुना होगा ये। चलो, ये क्या बना रखा है मैंने? ये पता नहीं, मैंने ऐसे ही बना दिया, आज मेरा मन कर रहा था मैंने बना दिया। चलो, इस चीज को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं, कि सवाल है 1 kg का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है ना। 1 kg का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? आप काफी सारे, फिजिकल सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है? तो फिजिकल सिग्निफिकेंस आप बता सकते हैं कि 1 किलोग्राम का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? पता है आपको? 1 kg सर, 1 किलोग्राम 1000 ग्राम, है ना। और नीचे चले जाओ, नीचे और चलते जाएंगे, मिलीग्राम में चल जाएंगे, माइक्रोग्राम में चल जाएंगे। नहीं नहीं, वो सब तो मुझे भी पता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसके यूनिट्स क्या है, कन्वर्जन है वो तो जो आप बता रहे हो कन्वर्जन। मतलब 1 kg मार्केट में आया कैसे? 1 kg मार्केट में आया कैसे? वो जो तराजू पे लेके बैठा था ना सब्जी वाला, बाट जो होता है उसको हम लोग बाट बोलते हैं, ठीक है। तो वो जो बाट होता है वो आया कहां से? मतलब 1 kg क्यों लिखा उसके ऊपर, उसी साइज के ऊपर 1 kg क्यों लिखा, कहीं और क्यों नहीं लिखा, किसी और पे क्यों नहीं लिखा? क्योंकि अगर आपको ये चीज समझ में आएगी ना तभी आपको एटॉमिक मास समझ में आएगा, अदरवाइज इसको नहीं समझे तो
एटॉमिक मास नहीं आएगा। ठीक है, वो मैं समझाऊंगा, मेरी जिम्मेदारी है। चल, 1 kg का जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है वो कहाँ से आया था मैं आपको समझाता हूँ। तो काफ़ी समय पहले आप लोग जानते हैं कि केमिस्ट्री जो या साइंस का इवॉल्व हुई है वो तो कुछ 100 साल 200 साल 300 साल में ही हुई है ना, 200-300 साल में हुई है। लेकिन उससे पहले भी काफ़ी सारे लोग होते थे, राजा महाराजा लोग होते थे, है ना। अब मान लो किसी को कुछ चाहिए होता था, मतलब एक मीन ऑफ एक्सचेंज, मोड ऑफ एक्सचेंज तो चाहिए ना, कुछ सामान लेना है तो कैसे लोगे, ठीक। तो काफ़ी समय पहले एक क्यूब लिया गया। क्या लिया गया? एक क्यूब लिया गया, ठीक है। अब इस क्यूब की क्या है ना, एक खास बात थी। क्या खास बात थी सर? ये जो क्यूब है ना, ये साधारण क्यूब नहीं था। मैंने बनाया तो साधारण तो कैसे होगा, है ना, नहीं। ये क्यूब बेसिकली प्लैटिनम और इरिडियम का एक एलॉय था। ठीक है, जब बात ज्यादा समय पुरानी नहीं है, शायद 150-200 साल पुरानी बात हो, 200-300 साल पुरानी बात होगी, ज्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत साइंस आ गई थी। तो बेसिकली ये जो क्यूब था ना, ये प्लैटिनम और इरिडियम का एलॉय था। अब इसके डायमेंशंस मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है फिलहाल, इसके कुछ पर्टिकुलर डायमेंशंस थे, है ना, इसके कुछ पर्टिकुलर डायमेंशंस थे, और ये प्लैटिनम इरिडियम का एक एलॉय था। और पता है क्या खास बात, एक व्यक्ति आया, उसने बोला एक काम करते हैं हम लोग। क्या काम करते हैं? आज से हमें जो भी चीज का वजन नापना है, किसी भी चीज का वेट नापना है। अच्छा, मैं एक चीज और बता देता हूं, वेट और मास में केमिस्ट्री में कंफ्यूज ना हो। हमारे लिए केमिस्ट्री में वेट और मास सेम होता है, फिजिक्स में डिफरेंट होता है। फिजिक्स में वेट एक फोर्स कंसिडर किया जाता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, मास अलग होता है ना, तो वो वाला दिमाग यहाँ ना लगाएं कि वेट और मास सेम ही। तो एक शख्स आया, उसने बोला एक काम करते हैं, आज से मैं इसको क्या करता हूं, मैं आज से इसको रेफरेंस बना लेता हूं। क्या बना लेता हूं? रेफरेंस बना लेता हूं। अच्छा जी, मतलब मुझे किसी भी चीज का वजन पता करना होगा तो मैं इसकी मदद से करूंगा, ये मेरा आज से रेफरेंस हो चुका है ना। मेरे को किसी भी चीज का वजन पता करना होगा तो मैं इससे करूंगा। ठीक है भैया, उसने कहा एक छोटे हाथी का वजन नापना है, ठीक है। तो यहां पर एक छोटे हाथी को बिठाया गया, ऑब्वियसली तराजू हाथी के साइज के हिसाब से ही देखा जाएगा। एक छोटे हाथी को बिठाया गया, और छोटे हाथी को बैठाने के बाद क्या करा गया, तराजू के दूसरी तरफ, जो आप लोग देखते हो जो मंडी के अंदर होता रहता है, जब आप सब्जी लेने जाते हो तो एक तरफ तो सब्जी रख देता है, दूसरी तरफ वो वजन वाला बाट रखता है ना। दूसरी तरफ अपने इस रेफरेंस को रखा गया, दूसरी तरफ इस रेफरेंस को रखना चालू किया गया, है ना, रेफरेंस को रखना चालू किया गया। तो रेफरेंस को रखते गए, तो बात ये पता चली कि जो ये मास आया छोटे हाथी का, मास ऑफ छोटे हाथी का जो मास आया वो कैसे पता किया होगा? रखते गए तो कुछ क्यूब्स रखे होंगे, इनका कुछ एक नंबर होगा। तो मान लो वो नंबर आता है आपके पास, आती है ना, तो मान लो 200 आया, 200 इंटू मास ऑफ रेफरेंस, 200 इंटू मास ऑफ रेफरेंस। ऐसे ही एक आदमी का मास नापा गया, वजन नापा गया, मास ऑफ आदमी, एक आदमी का मास नापा गया, आदमी का मास आया 70 इंटू मास ऑफ रेफरेंस, 70 इंटू मास ऑफ रेफरेंस, ये आया, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजों का वजन नापने लग गया, और रेफरेंस इसी को बना लिया गया था, है ना, जो रेफरेंस था वो इसी को बना लिया गया था कि भैया तुम्हारे हिसाब से नापा जाएगा। लेकिन एक बात के लिए ना प्रॉब्लम आने लग गई। अब कोई भी चीज एक्सपोर्ट कर रहे थे ना, तो बोल रहे इसके मास ऑफ रेफरेंस को, है ना, कोई एक नंबर आया इनटू दैट मास ऑफ रेफरेंस। तो एक शख्स होगा, कोई योगी जी जैसा कोई शख्स था, और उसने क्या बोला, उस योगी जी जैसे शख्स ने बोला आज से इस मास ऑफ रेफरेंस का नाम बदल दिया जाएगा, और इसको कर दिया गया 1 kg। हो सकता है आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि सर आप तो एक स्टोरी बना रहे हो, तो आप लोग जाके चेक भी कर सकते हैं व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ 1 kg। फिलहाल के लिए 1 kg की डेफिनेशन जो है अब वो चेंज हो चुकी है, अब वो एक्चुअली प्लैंक्स कांस्टेंट के हिसाब से कर दी गई है, जो प्लैंक्स कांस्टेंट है उसके हिसाब से कर दी गई है। लेकिन पहले आपके पास यही एक तरीका होता है। तो ये आ गया 1 किलो। अब 1 किलो ही क्यों चूज करा, ये भी एक बड़ा पंगा था कि सर 1 ही क्यों, 2 किलो कर लेते, 4 किलो कर लेते, 5 भी तो कर सकते थे, अरे 1.8 कर देते। नहीं, 1 किलो इसीलिए क्योंकि आप लोग जानते हैं बहुत बेसिक मैथ्स होती है
किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करो, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो, जो वो डेटा होता है, जो वो नंबर रहता है, इंटैक्ट रहता है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। और हम भी यही चाहते थे कि यहां पर ये जो नंबर लिखा हुआ है ये चेंज ना हो, ओरिजिनल वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होनी चाहिए, ओरिजिनल वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से आता है आपके पास में क्या, 1 किलोग्राम। दिस इज द यू कैन से फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ 1 kg। अब आप सोच रहे होंगे ऐसे तो हर चीज का एक फिजिकल सिग्निफिकेंस, यस। आप 1 मीटर का देखोगे तो 1 मीटर का एक सिलेंडर कंसिडर किया गया था जिसका कुछ शायद हाइट और डायमीटर को सेम रखा गया था, ठीक है, उसमें भी कुछ ऐसा लॉजिक था और उसको बोल दिया गया आज से तुम 1 मीटर हो। अब उसी के हिसाब से नापा जाता है। आप खुद सोच के देखो ना कि ऐसा थोड़ी है, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है जो साइंटिस्ट नाप रहे हैं 1 मीटर। पहली बात तो 1 मीटर लाए कहां से हो, वर्ड जो ला रहे हो वो लाए कहां से, और वो उतना ही होगा ये कैसे पता। तो ये पहले रेफरेंसेस का खेल चलता था कि किसी भी चीज को नापना वापना होता था ना, तो बेसिकली वो मीटर के हिसाब से कर, मतलब किसी भी एक फिजिकल ऑब्जेक्ट को पकड़ा उसके हिसाब से बना दिया, ऐसे नहीं किसी भी को भी पकड़ लिया, कुछ क्राइटेरिया होते थे, कुछ कंडीशंस होती थी, ठीक है। तो ये तराजू का खेल था, ये तराजू में अपन ने देखा यहां से आया 1 किलो। अब ये क्यों बताया गया, अब आपको समझना एटॉमिक मास है ना। एटॉमिक मास के बारे में मैं बात करता हूं, तो एटॉमिक मास के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो एटॉमिक मास बहुत छोटे लेवल पे बात चल रही है अब, है ना, हम लोग बहुत छोटे लेवल पे बात कर रहे हैं, है ना। ये तो सारा मैक्रोस्कोपिक लेवल था जो दिख रहा था, मैक्रोस्कोपिक मतलब जो दिख रहा था। अब मैं जाने वाला हूं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। अब नापने का तरीका तो अभी भी सेम ही रहेगा, है ना, अभी भी मास नापने का तरीका तो सेम ही है। क्या रेफरेंस होना चाहिए एक, और वो सब्सटेंस होना चाहिए जिसका मास नापना है, ठीक। तो बेसिकली एटॉमिक मास का जो फॉर्मूला निकल के आता है मैं वही लिख रहा हूं सीधे, एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू होता है आपके पास में, एटॉमिक मास बराबर होता है आपके पास मास ऑफ 1 एटम, मास ऑफ 1 एटम डिवाइडेड बाय 1/12 इंटू मास ऑफ 1C12 एटम। ये हमारे पास में एटॉमिक मास का क्या आ जाता है, ये हमारे पास में आ जाता है एटॉमिक मास का फॉर्मूला, सही है। यही हमारे पास में क्या होता है, एटॉमिक मास का फॉर्मूला। ओके, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं तक ही रखते हैं, काफी सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली है, ठीक है। बाकी सारा जो है हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ने वाले हैं। आई होप आप लोगों को सबको बहुत अच्छे से मजा आया होगा कि चीजें जो है हम लोग जो पढ़ के आए हैं अभी तक और अब जो है उसमें एक बहुत बड़ा वेरिएशन देखो होता ही है। हमारा सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है, एजुकेशन सिस्टम, जब हम लोग क्लास 10th में होते हैं और जब हम लोग क्लास 11th में जाते हैं, मतलब उल्टा कर लो, ये क्लास 11th हो गया और क्लास 10th हो गया, इतना गैप है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। इस वजह से क्या होता है, चीजें एकदम से राइज होती है, लेकिन आपको किसी भी चीज को डिफिकल्टी लेवल पे नहीं सोचना है, चीजें आराम से डुएबल है। आपको सिर्फ अपनी पढ़ाई को कंसिस्टेंस रखना है, वही आपके लिए सबसे बड़ा मतलब अच्छे से समझने का एक की है, मतलब सक्सेस के लिए वही एक रास्ता है कि आपको अपनी पढ़ाई को हमेशा अच्छे से रखना है, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, आपको रेगुलर बेसिस पे पढ़ना है। आज जो पढ़ाया गया उसको एक बार आप लोग देखें, उस चीज को आप लोग वापस से समझें। बहुत बेसिक्स ही पढ़ाया मैंने, अभी बहुत ज्यादा बड़ी बातें नहीं बताई है, स्टिल कहीं ना कहीं वो आपके लिए एक इम्पैक्टफुल चीजें थी, क्योंकि बेसिक जो डेफिनेशंस होती है ना पुरानी, जो हम लोग 9-10 तक पढ़ के आते हैं वो इनकम्प्लीट होती है, 11th में जाके उनको उनका दूसरा पार्ट मिलता है, जिस वजह से वो बदल जाती है। लाइक अगर मैं आपको बहुत बेसिक बताऊं ना, आइसोमर्स भी आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा हुआ होगा आई गेस। अब आइसोमर्स की जब आप लोग डेफिनेशन देखोगे ना तो उसमें बिल्कुल सिंपल सी लिखी हुई है, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, लेकिन ऐसा नहीं है। वो डेफिनेशन भी अपने आप में क्या है ना, इनकम्प्लीट है, वो भी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है। तो आप जब इधर आओगे 11th में तो लास्ट में ऑर्गेनिक पढ़ोगे, तब आप लोगों को प्रॉपर डेफिनेशन मिलेगी कि आइसोमेरिज्म होते क्या है, आइसोमर्स क्या हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।